ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। ना इधर ना उधर, हर खबर की पूरी खबर, ना लाग लपेट ना ही खबरों में खोट। आप देख रहे हैं एबीपी रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ शीरीन। शुरुआत करेंगे आज की 4 बड़ी खबरों के साथ, जो हम आपको इस बुलेटिन में आगे विस्तार से दिखाने वाले हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री पर अखिलेश के बयान पर नई जंग छिड़ गई है। बीजेपी बोले मौलवियों को करोड़ों की जमीन देने वाले दान दक्षिणा पर उठा रहे हैं सवाल। अखिलेश ने कहा था बाबा अंडर टेबल लेते हैं पैसा। दूसरी खबर, प्रयागराज में आतंकी मॉड्यूल पर हुए बड़े खुलासे से जुड़ी हुई। नाबालिग लड़की को अगवा कर केरल में आतंकी बनाने की साजिश, प्रयागराज से 2 इस मामले में गिरफ्तार हुए हैं। तीसरी खबर, तेलंगाना के संगारेड्डी जिले की केमिकल फैक्ट्री में भीषण विस्फोट से जुड़ी हुई, जिस धमाके में 12 मजदूरों की मौत हो गई, बड़ी संख्या में लोग घायल हुए। हादसे के वक्त फैक्ट्री में मौजूद थे 100 से ज्यादा वर्कर। और चौथी खबर, मानसून की बारिश जहां पहाड़ी राज्यों में हाल बेहाल कर रही है। हिमाचल के शिमला में 5 मंजिला इमारत गिर गई तो रामपुर में बादल फटा है। मनाली चमोली में लैंडस्लाइड से भारी मुसीबत है। केदारनाथ में श्रद्धालुओं की संख्या में भारी गिरावट दर्ज की गई है। इन तमाम खबरों पर विस्तार से बात होगी। अब विस्तार से खबरें देखते हैं और जल प्रलय की बात करते हैं, जिसने तबाही हरूर मचा रखी है। इसके चलते हैं बिहार के गया में एक बड़ा हादसा यहां पर जो है वो टल गया, जहां पर लंगूराही वाटरफॉल पर कुछ सैलानी छुट्टी मनाने के लिए पहुंचे थे और इसी दौरान वहां पर पानी का तेज सैलाब आ गया। कई सैलानी जान बचाकर भागे तो कई वहीं फंस गए। पानी की तेज धार में तो एक साथ कई लड़कियां बहने लगी, क्योंकि जैसे ही वाटरफॉल में अचानक पानी आया, पिकनिक स्पॉट पर अफरा तफरी मच गई। सैलानी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। कुछ लोग जब तक कुछ समझ पाते तब तक पानी की तेज धार आ गई। पानी की धार में कई लोग फंस गए। 6 लड़कियां पानी की तेज धार में बहने लगी, लेकिन गनीमत रही कि घटनास्थल पर मौजूद सैलानियों ने एक साथ 4 लड़कियों को बचा लिया। इसके अलावा एक लड़की ने खुद अपने आप को एक बड़े पत्थर के सहारे बचाया, जबकि एक और दूसरी लड़की बड़ी सी चट्टान पकड़े खड़ी रही। लेकिन मुसीबत अभी टली नहीं, क्योंकि 2 लड़कियां अभी भी वहां फंसी हुई थी और ये दोनों लड़कियां बुरी तरह से चिल्ला रही थी। उधर झरने पर पानी भी लगातार बढ़ता जा रहा था। ऐसे में जरा सी भी देरी भारी पड़ सकती थी, लेकिन झरने में पानी का बहाव इतना तेज था कि कोई भी बीच झरने में जाकर इन लड़कियों को बाहर निकालने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। जिसके बाद सैलाब में फंसी एक लड़की ने खुद हिम्मत जुटाई। लड़की खुद एक बड़े पत्थर को पकड़कर ऊपर चढ़ने लगी। इसके बाद 2 लड़के उस लड़की की मदद के लिए आ गए और एक दूसरे का हाथ पकड़कर किसी तरह लड़की को उफनाए झरने से बाहर निकाल लिया। बचा ले आराम से। अब सिर्फ एक ही लड़की बची थी जो वाटरफॉल में फंसी थी। पानी की तेज धार उसे बाहर ले जाना चाहती थी, लेकिन वो किसी तरह चट्टान को पकड़े खुद को संभाले रही। इस दौरान आसपास जो लोग मौजूद थे वो एक दूसरे से मदद के लिए आगे आने को कहते रहे, लेकिन किसी ने अपनी जिंदगी खतरे में नहीं डाली। कूद गए वहाँ। बहाव के दौरान ये लड़की पत्थर से टकराकर घायल हो गई, जिसे पानी के तेज बहाव से निकालकर स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार रविवार को मौसम सामान्य था। बड़ी संख्या में लोग वाटरफॉल में नहाने का आनंद ले रहे थे, लेकिन तभी अचानक पहाड़ी से सैलाब आया, जिसमें कई सैलानी फंस गए। उधर हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के बाद 5 मंजिला एक इमारत भरभरा कर गिर पड़ी। इस बिल्डिंग ये ऐसी गिरी जैसे कोई खिलौना दिख रहा हो। महज 5 सेकंड में 5 मंजिला बिल्डिंग धराशायी हो गई और बिल्डिंग गिरने का ऐसा भयानक वीडियो सामने आया जिसने लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए। वीडियो में दिखा कि तेज आवाज हुई और फिर पूरी की पूरी बिल्डिंग ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। इसके बाद तो वहां अफरा तफरी मच गई। मौके पे जो है प्रधान जी है, स्थायी निवासी है, मौके पे पहुंच गए हुए है। प्रधान जी है, बिल्डिंग का कोई नामो निशान नहीं है और जो भी है वो आपके सामने है। हादसे के बाद वहां चारों तरफ बिल्डिंग का मलबा फैल गया। जिन लोगों ने इस बिल्डिंग को अपनी आंखों के सामने गिरता देखा, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। ये जितना भी है, ये देखिए आप बिल्डिंग का नज़ारा जो बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है। बिल्डिंग गिरने की ये घटना शिमला के भट्टा कुफर माठू कॉलोनी में हुई। हालांकि गनीमत रही कि प्रशासन ने इस बिल्डिंग को रविवार रात ही खाली करवा लिया था और सोमवार सुबह करीब 8 बजे ये बिल्डिंग गिर गई। अगर इस बिल्डिंग को खाली कराने में प्रशासन ने जरा भी लापरवाही दिखाई होती तो अब तक तो यहाँ जान माल का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। हिमाचल प्रदेश के मंडी में भी कई घर भारी बारिश की चपेट में आ गए। भारी बारिश की वजह से तो पहाड़ों पर बने हुए कई घरों के नीचे की मिट्टी खिसक गई, जिसके बाद ये घर मानो हवा में लटकने लगे।
और इन घरों की हालत ऐसी हो गई है कि ये घर किसी भी पल भरभरा कर गिर सकते हैं। तस्वीरों में घर के नीचे बड़ा गड्ढा देखा जा सकता है। मिट्टी पूरी की पूरी खिसक चुकी है। हालात को देखते हुए प्रशासन ने इन घरों को खाली करा लिया है, जिससे इन घरों में रहने वाले लोग खासा परेशान हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, जिससे इन घरों पर दरार आ गई और दर्जनों घर खतरे में है। NH 154 के रोड के निर्माण के लिए मेरी भूमि जो है सरकार ने अधिग्रहण में ली थी। उसके बाद जो है गाबर कंस्ट्रक्शन कंपनी ने यहाँ पे कटिंग कराई। आप देख सकते हैं ये जो कटिंग है, कटिंग से ज़्यादा कटिंग होने के कारण ये जो है मेरा मकान नीचे आ चुका है। जिन लोगों के घरों पर दरार आई है वो लोग अब सरकार और प्रशासन से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। वहीं लैंडस्लाइड की वजह से शिमला चंडीगढ़ हाईवे कई घंटों तक जाम रहा। उधर मंडी में जगह जगह पहाड़ दरके, जिसकी वजह से चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर यात्रा करना मुश्किल हो गया। और लैंडस्लाइड का दिल दहला देने वाला एक वीडियो थलौट टनल के पास से सामने आया। यहाँ टनल के पास पहाड़ दरके, जिसके बाद पहाड़ से ढेर सारा मलबा नीचे आ गया। एक बड़ी चट्टान तो वहाँ खड़े एक शख्स के बिल्कुल पास आकर गिरी, जिसके बाद वहाँ जो दूसरे लोग खड़े थे वो तुरंत लोगों से पीछे हटने को कहने लगे। करीब 4-5 मिनट तक रुक रुक कर लैंडस्लाइड होती रही। पहाड़ से इतना ज्यादा मलबा आकर वहाँ गिर गया कि यातायात पूरी तरह ठप पड़ गया। पहाड़ों से लगातार तबाही आ रही है। कहीं कार पर पत्थर गिर रहे हैं, कहीं पूरी की पूरी कार ही बहती हुई दिखाई दे रही है। इस मौसम में पहाड़ पर जाने से आप बचें। जगह जगह पहाड़ दरक रहे हैं, जो खतरा सामने ला रहे हैं। लैंडस्लाइड से पहाड़ों पर रास्ते बंद हो जाते हैं। कहीं से भी कोई भी पत्थर गाड़ी पर आकर गिर सकता है। नदियों के किनारे बाढ़ का बड़ा खतरा बना हुआ है। नदियों किनारे पिकनिक मनाने से फिलहाल बचना चाहिए। मौसम का अपडेट लेकर ही यात्रा आगे आप प्लान करें और प्रशासन के अलर्ट का भी पूरा ख्याल रखें, क्योंकि जगह जगह ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जो बता रही हैं कि मौसम जानलेवा साबित हो सकता है। उत्तराखंड के चमोली में हुई लैंडस्लाइड की घटना ने लोगों को बुरी तरह से डरा दिया है। एक बड़ी चट्टान पहाड़ से गिरी और सामने बने ढाबे की तरफ आ गई। भारी भरकम चट्टान को अपनी तरफ आता हुआ देख ढाबे पर खाना खा रहे लोगों की सांसें अटक गई। और वीडियो में दिखा कि जहां पर ये ढाबा था ठीक उसके सामने भयंकर लैंडस्लाइड हुआ। इसके बाद वहां मौजूद लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। लैंडस्लाइड के दौरान पहाड़ का एक बड़ा पत्थर बीच सड़क पर आकर गिरा। जहां पर ये पत्थर आकर रुका उसके ठीक पास में ही ढाबा था, लेकिन गनीमत रही कि ये पत्थर बीच सड़क पर ही अटक गया। थोड़ा आगे बढ़ता तो ढाबा तोड़ते हुए नीचे नदी में जा गिरता और जानमाल का बड़ा नुकसान हो सकता था। जब लैंडस्लाइड हो रहा था तब ढाबे पर मौजूद लोगों को कुछ भी समझ नहीं आया कि वो जान बचाने के लिए कहां जाएं, कैसे अपनी जान बचाएं। लेकिन जब लैंडस्लाइड रुका तो सड़क पर भारी भरकम चट्टानें देख लोग दंग रह गए और ढाबे में मौजूद लोगों ने राहत की सांस ली। इसी दौरान कुछ लोग इन बड़ी चट्टानों को देखकर भगवान को धन्यवाद देने लगे। एबीपी न्यूज से बातचीत करते हुए ढाबा मालिक ने उस खौफनाक मंजर को बयां किया। हम लोग यहीं पे थे, हमारे सामने ये गिरा है और हमको तो बहुत दिक्कत हुई है। और इसके जो छोटे छोटे पत्थर थे वो हमारे रेस्टोरेंट के अंदर आए हैं और रेस्टोरेंट के जितने शीशे थे वो सारे शीशे टूटे। लैंडस्लाइड की वजह से बद्रीनाथ जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग बंद पड़ गया है। सड़क पर चारों तरफ पहाड़ का मलबा पड़ा था, जिसे हटाना आम लोगों के बस में नहीं था। उत्तराखंड के हरिद्वार में तो उस वक्त हड़कंप मच गया जब लोगों ने 3-4 युवकों को गंगा की तेज धारा में बहते हुए देखा। इसके बाद युवकों को बचाने के लिए आपदा प्रबंधन और जल पुलिस के जवानों ने जान की बाजी लगा दी। आपदा प्रबंधन और जल पुलिस के जवान गंगा नदी में कूद गए और बाढ़ में बहते युवकों को बहने से बचा लिया। इसके बाद इन युवकों को पानी से निकालकर बाहर लाया गया। फिर प्राथमिक उपचार करने के बाद इन्हें स्ट्रेचर पर लिटाकर अस्पताल ले जाया गया। जिसने भी इस मंजर को देखा वो सहम गया। लेकिन बता दें कि ये सब कुछ काल्पनिक था। सावन शुरू होने से पहले हरिद्वार में तैयारियों को परखने के लिए मॉक ड्रिल की जा रही थी और मॉक ड्रिल के दौरान बाढ़ में बहते श्रद्धालुओं को बचाने की प्रैक्टिस की गई। बता दें कि बाढ़ और बारिश को देखते हुए हरिद्वार के अलावा देहरादून, उधम सिंह नगर, चंपावत और नैनीताल में भी इस तरह की मॉक ड्रिल की जा रही है। वहीं राजस्थान के सिरोही में तेज बारिश के बाद हुई 3 घटनाओं ने लोगों को हैरान कर दिया। पहली घटना सरदारपुरा गांव में हुई, जहां पर एक बोलेरो गाड़ी बरसाती नाले में फंस गई। और हुआ कुछ यूं कि जब बोलेरो सवार गाड़ी को नाले की पुलिया पार करके ले जा रहा था, तभी उसने नियंत्रण खो दिया, जिसके बाद बोलेरो करीब 30-40 मीटर बहते हुए आगे चली गई।
और वहां जाकर फंस गई। कुछ ही देर में बुलेरो के अंदर पानी समाने लगा, जिसके बाद ड्राइवर गाड़ी की छत पर चढ़ गया और शोर मचाकर लोगों से मदद मांगी। शोर सुनकर कुछ लोग वहां पहुंच गए और रस्सी के सहारे ड्राइवर को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। वहीं दूसरी घटना सिरोही के बावली गांव में घटी, जहां बरसाती नाले को पार करते समय एक स्विफ्ट कार अचानक बंद पड़ गई। कार के अंदर पानी भरता उससे पहले ही कार ड्राइवर गाड़ी छोड़कर पानी में कूद गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने रस्सी के सहारे उसे भी बाहर निकाल लिया। वहीं सिरोही के ही भारजा गांव में आकाशीय बिजली भी गिरी, जिससे एक पक्का घर बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। इधर झारखंड के जमशेदपुर में भी बाढ़ और बारिश अपना कहर बरपा रही है। झारखंड के जमशेदपुर में तो एक स्कूटी सवार युवक बहते बहते बच गया। अगर वहां ग्रामीण नहीं होते तो स्कूटी सवार बह जाता। और ये घटना जमशेदपुर के आजाद नगर में घटी। यहाँ उफनाई रास्ते को पार करने की वजह से स्कूटी का संतुलन बिगड़ गया, जिसके बाद स्कूटी पानी की तेज धारा के साथ बहने लगी। युवक भी स्कूटी के साथ साथ बहने लगा। इसके बाद कुछ युवक उसकी मदद को पहुंचे और उसे स्कूटी समेत बाहर निकाल लिया। इसके अलावा जमशेदपुर के डुमरिया थाना क्षेत्र में भी एक हादसा होते होते टल गया। यहाँ बारिश और बाढ़ के पानी में युवक तैर रहा था, तभी अचानक वहाँ पानी बढ़ गया, जिसके बाद अपनी जान बचाने के लिए युवक पेड़ पर चढ़ गया। हालांकि बाद में ग्रामीणों की मदद से युवक को बाहर निकाल लिया गया। बाढ़ और बारिश की वजह से आधे हिंदुस्तान पर मुसीबत है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जानबूझकर अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। लापरवाही को दिखाता एक ऐसा ही वीडियो उत्तर प्रदेश के हापुड़ से सामने आया है। और हापुड़ में तो लापरवाही की हद ही हो गई। शॉर्टकट के चक्कर में बाइक सवार एक युवक पानी से भरे अंडरपास में बाइक ले गया। युवक अपने साथ एक बच्चे को भी बैठाए था, लेकिन जान की परवाह किए बगैर बाइक सवार फर्राटा भरते हुए बाइक को अंडरपास के उस पार ले जाने लगा। लेकिन तभी बीच में ही बाइक बंद पड़ गई और बाइक सवार पानी में फंस गया। इसके बाद बाइक सवार को वापस लौटना ही पड़ा। वहीं हापुड़ से ही हैरान करने वाली एक और तस्वीर सामने आई है। यहाँ पानी भर जाने के कारण कुछ लोग रेलवे ट्रैक पर अपनी बाइक ले गए और जान जोखिम में डालकर रेलवे ट्रैक पार करने लगे। वहीं संगम नगरी प्रयागराज में भी बाढ़ और बारिश ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी का जलस्तर काफी तेजी से बढ़ा, जिसकी वजह से बाढ़ का पानी पंडा पुरोहितों के तख्तों तक पहुंच गया। और प्रयागराज में जिस जगह पर पिंडदान, अस्थि विसर्जन की श्राद्ध क्रियाएं पंडा पुरोहित कराते थे, वो पूरा इलाका बाढ़ में डूब गया। इसके बाद तो पंडा पुरोहित अपना सारा सामान दूसरी जगह शिफ्ट करते दिखे। जलस्तर के बढ़ते ही संगम क्षेत्र में हलचल तेज हो गई है। दुकानदारों और पुरोहितों ने अपना सारा सामान समेटना शुरू कर दिया है। लोग नावों, छोटा हाथी और ठेलों के सहारे सुरक्षित स्थानों की ओर जाते दिख रहे हैं। हम लोग जब सुबह आए हैं तो लगभग कमर तक जला गया था और उसको अभी हटा लिया गया। आपको बता दें कि गंगा नदी फाफामऊ में 76.78 मीटर और छतनाग में 74.78 मीटर पर बह रही है। वहीं बांधों से भी पानी लगातार छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से गंगा और यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। वहीं हिंदुस्तान में हो रही झमाझम बारिश से पाकिस्तान परेशान। पाकिस्तान को डर है कि अगर हिंदुस्तान ने पानी छोड़ा तो पाकिस्तान के कई शहर बाढ़ में डूब जाएंगे। पाकिस्तान को ये डर इसलिए भी सता रहा है क्योंकि मोदी सरकार ने सिंधु जल संधि रद्द कर दी है। इसका मतलब ये हुआ कि पानी कब और कितना छोड़ा जाएगा, इसकी कोई जानकारी पाकिस्तान को नहीं दी जाएगी। और इसी टेंशन में पाकिस्तान अब तक जी रहा था, लेकिन अब उसका डर और बढ़ गया क्योंकि जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में बने सलाल डैम के गेट एक बार फिर से खोल दिए गए। जैसे ही डैम के गेट खुले, पानी पूरे फ्लो के साथ बहता दिखा। सलाल डैम के अलावा रामबन में बने बगलिहार जल विद्युत परियोजना बांध के 3 गेट भी खोल दिए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बांधों से अतिरिक्त पानी छोड़ा जाना है, जिससे पाकिस्तान के कई शहरों में बाढ़ का संकट पैदा हो गया है। इन दिनों बाबा केदारनाथ को भक्तों के आने का इंतजार है। लगातार हो रही बारिश का केदारनाथ धाम की यात्रा पर बुरा असर पड़ रहा है। 2 दिनों से हो रही बारिश की वजह से बाबा के दर पर सन्नाटा पसरा हुआ है। बाबा के दर्शनों के लिए जहां पर लंबी लाइन लगती थी, आज वहां भक्तों के बिना वो जगह वीरान दिख रही है। नाम मात्र के भक्त बाबा केदार के दरबार में पहुंच रहे हैं। पिछले 1 सप्ताह से मौसम की बेरुखी के कारण भक्तों की आवाजाही कम हुई। जो लोग धाम जा भी रहे हैं, उन्हें कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पैदल यात्रा मार्ग पर जगह जगह भूस्खलन का खतरा मंडरा रहा है। यूपी के प्रयागराज पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है।
प्रयागराज से केरल तक फैले धर्मांतरण के खेल का भंडाफोड़ किया गया। प्रयागराज पुलिस ने यह दावा किया है कि धर्मांतरण गैंग के निशाने पर गरीब दलित लड़कियां हैं। आतंकी बनाने के लिए नाबालिग लड़कियों के धर्मांतरण कराने की कोशिश की गई। हिंदू लड़कियों का ब्रेन वॉश कर देश विरोधी गतिविधियों में उन्हें शामिल करने की साजिश हो रही है। जबरन धर्मांतरण कर हिंदू लड़कियों को जिहाद की ट्रेनिंग के लिए मजबूर किया जाता है। केरल से बरामद एक दलित लड़की की आपबीती सुनने के बाद पुलिस ने यह बड़ा खुलासा किया। धर्मांतरण गैंग के चंगुल से भागने के बाद लड़की ने पुलिस को अपनी आपबीती सुनाई और बताया कि धर्मांतरण की साजिश उसकी सहेली ने ही रची थी। प्रयागराज का यही वो परिवार है जो धर्मांतरण गैंग के चंगुल में फंस गया था। अगर मां ने पुलिस से शिकायत करने में देरी की होती तो शायद ये प्रयागराज नहीं लौट पाती। दिनांक 28 जून को थाना फूलपुर पर ग्राम लिलहट निवासिनी श्रीमती गुड्डी देवी द्वारा एक तहरीर थाने पे दी गई। पीड़ित लड़की की मां ने 19 साल की दरकशा बानो पर धर्मांतरण का आरोप लगाया और 8 मई के दिन उनकी बेटी को केरल ले जाने की बात कही। पहला फंसा कर वह पैसों का प्रलोभन देकर उसकी 15 वर्षीय नाबालिग लड़की को धर्म परिवर्तन कराने के उद्देश्य से केरल ले जाया गया। फूलपुर पुलिस ने बताया कि मां ने जैसे ही धर्मांतरण की शिकायत की, पीड़ित परिवार को अज्ञात फोन से जान से मारने की धमकी मिलने लगी। पुलिस ने इस मामले की जांच की तो दरकशा बानो के सहयोगी का नाम भी सामने आ गया। वह प्रलोभन देकर घर से लेकर गई, जिसमें उसका साथ मोहम्मद कैफ निवासी फूलपुर ने दिया, जो उनको मोटरसाइकिल से प्रयागराज जंक्शन तक छोड़ने गया। पुलिस ने प्रयागराज से केरल तक आखिर क्या क्या हुआ इसके बारे में विस्तार से बताया है। डीसीपी गंगानगर ने दावा किया कि लड़की को प्रयागराज जंक्शन ले जाते वक्त आरोपी मोहम्मद कैफ ने छेड़खानी की। प्रयागराज जंक्शन से दरकशा बानो लड़की को दिल्ली लेकर गई और दिल्ली से त्रिशूर में उस जगह पर पहुंचा दिया गया जहां पर धर्मांतरण होना था। धर्मांतरण से पहले केरल के त्रिशूर में लड़की को कुछ संदिग्ध लोगों से मिलवाया गया। इन्होंने उसको पहले पैसों का प्रलोभन दिया, बाद में जबरन धर्म परिवर्तन करवाया और वहां रुककर जिहाद के लिए सिखलाई का दबाव बनाया। लड़की के बयान के हवाले से पुलिस ने बताया कि त्रिशूर का माहौल देखकर लड़की घबरा गई और धर्मांतरण गैंग के चंगुल से भागकर त्रिशूर रेलवे स्टेशन पहुंची। यहाँ पर स्थानीय पुलिस द्वारा उसको देखा गया और उसके परिजनों को सूचित किया गया। केरल पुलिस ने फूलपुर पुलिस को सूचना दी है और फिर लड़की को प्रयागराज लाया गया, जहाँ पर लड़की ने अपनी आपबीती सुनाई। मुझे बताई इस्लाम अच्छा धर्म होता है और सब खराब। उसके बाद यहाँ फूलपुर कैफ नाम के लड़का मिला। पीड़ित लड़की ने प्रयागराज से केरल तक की पूरी कहानी बताई और धर्मांतरण को लेकर बड़ा खुलासा किया और उसी आधार पर प्रयागराज पुलिस ने इस मामले को आतंकी गतिविधियों से जुड़े होने का खुलासा किया है। 19 साल की दरकशा बानो पीड़ित लड़की को केरल में मोहम्मद ताज के पास लेकर गई थी। एफआईआर में दरकशा बानो मोहम्मद कैफ के साथ उसका नाम भी है। एक घर में रह गए, मुस्लिम लड़के थे ढेर सारे और बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ थी और मुझ जैसी दलित लड़कियों को धर्म परिवर्तन कराते थे और जिहाद की ट्रेनिंग देते थे। और जब ये सब मैं सुनी घबरा के भाग आई। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों पीड़ित की सहेली दरकशा बानो और उसके सहयोगी मोहम्मद कैफ को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आतंकी कनेक्शन का खुलासा किया। दृष्टया ये विदित होता है कि आरोपी दरकशा बानो एक संगठित गिरोह के साथ शामिल है, जो गरीब एवं दलित लड़कियों को बहला फुसलाकर उनका ब्रेन वॉश करके धर्म परिवर्तन कराकर आतंकवादी देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त कराने का कार्य करती है। लड़की की सूझबूझ और पुलिस की सक्रियता ने पीड़ित को बचा लिया। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले के 2 महीने बाद अमरनाथ यात्रा का समय आ गया है। आतंक परस्त लोगों को लगा होगा कि जम्मू कश्मीर में सैलानियों की हत्या करके वो डर का माहौल बनाएंगे। हिंदुओं को टारगेट किलिंग करने से सनातन में विश्वास रखने वाले डर जाएंगे। तो वो यहाँ पर ये जान लें कि इस बार भी अमरनाथ यात्रियों की संख्या पिछले साल जैसी ही है। आज से ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो चुके हैं। ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जम्मू रेलवे स्टेशन के बाहर भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। 3 जुलाई से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा की ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन आज से शुरू हो गई है। मैं समय जम्मू के रेलवे स्टेशन के बाहर बम बम भोले और हर हर महादेव के नारों के बीच भक्तों ने कश्मीर में सनातन की ऊर्जा पैदा की।
घंटों लाइन में लगे अपनी बारी का इंतजार कर रहे लोग बस किसी तरह रजिस्ट्रेशन करवाकर बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जाना चाहते हैं। भीड़ इतनी ज्यादा है कि उसने बदइंतजामी को भी जगह दी, लेकिन सरकार पूरी व्यवस्था रखने का भरोसा दे रही है। जहाँ पर प्रशासन की कोई व्यवस्था नहीं है कि यात्रीगण यहाँ आए हैं उनका ध्यान दिया जाए, ऐसी कोई व्यवस्था यहाँ नहीं की है यहाँ के सरकार ने। हमारे तरफ से हुकूमत को जो भी इक़दाम उठाने थे अरेंजमेंट्स के हिसाब से और तैयारी करने के लिए वो हमने की हैं। अनुमान लगाया गया था कि आतंकी हमले की वजह से इस बार अमरनाथ यात्रा में कुछ फीसदी कम रजिस्ट्रेशन होंगे, लेकिन जैसे ही ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन खुला लोगों ने इस संदेह को भी दूर कर दिया। भक्त इसीलिए इतनी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं क्योंकि उन्हें देश की सेना और अपने सुरक्षा बलों पर पूरा भरोसा है। इसी भरोसे को कायम रखने के लिए इस बार यात्रियों की कई लेयर की सिक्योरिटी होगी। इसमें सबसे बाहर होगी सेना, जो आतंक परस्त सोच से श्रद्धालुओं की रक्षा करने का काम करेगी। इसके बाद केंद्रीय बल, जम्मू कश्मीर पुलिस और स्पेशल फोर्स के जवान होंगे, जो और पुख्ता तरीके से श्रद्धालुओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करेंगे और उनके आसपास एक मजबूत सुरक्षा घेरा बनाकर रखेंगे। ये देश की सेना पर आम श्रद्धालुओं का भरोसा ही था कि इतनी बड़ी आतंकवादी घटना के बावजूद उन्होंने अमरनाथ यात्रा करना चुना। और यहाँ पर जो पहलगाम के 22 चरण में 22 अप्रैल को हमला हुआ, उससे निडर बेखौफ होकर श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। एबीपी न्यूज ने जब श्रद्धालुओं का मन टटोलना चाहा तो वहाँ भी आतंक पर आस्था भारी दिखी। जो हमला हुआ था उसके बाद आपको डर या खौफ नहीं है, क्योंकि इतनी संख्या में मैं लोग देख रहा हूँ। ये हमारे देश की मान सम्मान और स्वाभिमान की यात्रा है और इस यात्रा में आस्था भारी रहेगी। तो ये है कि वो प्रॉब्लम हुई है, लेकिन हम लोगों में उत्साह पूरा है और हम डट के यात्रा करेंगे। जिस जगह पर यात्रियों को ठहराया जाएगा उस बेस कैंप पर भी पुलिस और सुरक्षा बलों ने कंट्रोल ले लिया। अमरनाथ यात्रा की आधिकारिक शुरुआत से पहले पूरे जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल अलर्ट मोड पर हैं। पहलगाम, रामबन, उधमपुर, कठुआ ऐसे तमाम इलाके हैं जहां पर सुरक्षा बलों ने कड़ी सुरक्षा रखी है। जगह जगह पर बैरिकेड लगाकर चेकिंग की जा रही है। हर संदिग्ध व्यक्ति की बारीकी से जांच हो रही है। इस वक्त जम्मू कश्मीर में आर्मी से लेकर स्थानीय प्रशासन तक हर कोई अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा में जुटा हुआ है। इस बार की अमरनाथ यात्रा भी पिछली बार की यात्राओं से अलग है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हेलीकॉप्टर सर्विस इस बार नहीं होगी। सभी गाड़ियों को निर्धारित सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत ही एक विशेष काफिले में ही लेकर जाया जाएगा। कोई भी व्यक्ति अकेली गाड़ी लेकर इस काफिले में दाखिल नहीं हो पाएगा। जम्मू के बाद रेल यात्रा की भी अनुमति नहीं दी जाएगी। एआई टेक्नोलॉजी से लैस ड्रोन्स की मदद से यात्रा के रूट पर नजर रखी जाएगी। अमरनाथ यात्रा में आने वाले हर श्रद्धालु को सुरक्षा बल ट्रैक करते रहेंगे। इस बार उम्र सीमा में भी सख्ती होगी। 13 से 70 साल के बीच के लोग ही यात्रा कर पाएंगे। अब एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, इंडोनेशिया में बड़ा विमान हादसा टला है। प्लेन की क्रैश लैंडिंग का एक वीडियो सामने आया। लैंडिंग के दौरान रनवे पर विमान फिसल गया। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां इंडोनेशिया में यह बड़ा विमान हादसा टल गया। प्लेन की क्रैश लैंडिंग हुई और उसका वीडियो भी सामने आ गया है, जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए आप किस तरीके से ये लैंड करते वक्त हिलता डुलता प्लेन दिखाई दे रहा है। ये क्रैश लैंडिंग हुई, लेकिन राहत इस बात की है कि बड़ा विमान हादसा हो सकता था जो कि टल गया है। लैंडिंग के दौरान रनवे पर किस तरह से ये विमान फिसला, देखिए जैसे ही इसने टचडाउन की कोशिश की ये फिसला और उसके बाद क्रैश लैंडिंग हुई है इस विमान की। इंडोनेशिया से ये तस्वीरें हैं। इंडोनेशिया में ये विमान जो लैंड होते वक्त रनवे से फिसल गया। महाराष्ट्र के पुणे में पुलिस ने एक ऐसे बाबा को गिरफ्तार किया है जो खुद को अंतर्यामी होने का दावा करता था। दैवीय शक्तों से बिगड़े काम बनाने की बात वो करता था, लोगों को ठगने का काम करता था, लेकिन आरोप के मुताबिक असल में ये अपने भक्तों के साथ कुकर्म करता था। इसका भंडाफोड़ तब हुआ जब पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और जांच के बाद पुलिस ने बाबा को पकड़ लिया। प्रसाद दादा भीमराव तामदार उर्फ भोंदू बाबा हमेशा महिला भक्तों के साथ घिरा रहता था। महिला भक्तों के साथ उठना बैठना, डांस करना बाबा का शौक था। यही नहीं, युवकों में भी इसका क्रेज था। चमत्कार से प्रभावित होकर बड़ी संख्या में नौजवान भोंदू बाबा के भक्त बन गए थे। आरोप है कि युवाओं पर अपना प्रभाव डालने के लिए ये तरह तरह का स्वांग रचाता था।
लेकिन इस स्वांग के पीछे उसका मकसद शोषण और ठगी करना होता था। आरोप है कि इसी तरह का माहौल बनाकर ये कई युवाओं के साथ कुकर्म कर चुका है। कुकर्म करने से पहले उन्हें नशीला पदार्थ मिलाकर पानी पिलाता और जब गहरी नींद में सो जाते थे तो उनके साथ गलत काम करता। कुकर्म का वीडियो बनाने का भी आरोप है और इसी मामले में पुलिस ने इसे गिरफ्तार भी किया है। आरोप के मुताबिक भोंदू बाबा साजिश के तहत युवकों के मोबाइल में एयर ड्रायर किड्स ऐप डाउनलोड करा देता था और उस ऐप के जरिए भक्तों की सारी जानकारी लेता था। भक्त कहां जाते थे, किसके साथ रहते थे, क्या करते थे, ये सारी डिटेल बाबा को मिल जाती थी और इसी जानकारी के आधार पर उनके बारे में जब बताता तो युवक काफी प्रभावित हो जाते थे। इसी वजह से भक्तों को लगता था कि बाबा बहुत ज्ञानी है और भोंदू बाबा पर आंख मूंद कर भरोसा करने लगते थे। इसी का फायदा बाबा उठा लेता और उन्हें अपने इशारों पर नचाता। आरोप है कि जिस भक्त के साथ अप्राकृतिक संबंध बनाना चाहता था उसे देर रात तक जगाता, जप के नाम पर 48 घंटे तक सोने नहीं देता। जब रात में नींद आने लगती तो उसे गोली देता और फिर उसे बेहोश कर देता। भक्तों के बेहोश होते ही उनके साथ कुकर्म कर वीडियो बना लेता था। बाद में समलैंगिक संबंध के वीडियो के आधार पर उन्हें ब्लैकमेल करता। इसका भंडाफोड़ तब हुआ जब बाबा की खुफिया ऐप की रिकॉर्डिंग की वजह से एक युवक के मोबाइल की मेमोरी फुल हो गई। उसे शक हुआ तो मोबाइल के स्टोरेज की जांच की गई जिसमें बाबा की करतूत रिकॉर्ड थी। युवक ने तुरंत पुलिस को बताया और भोंदू बाबा गिरफ्तार हो गया। मध्य प्रदेश को यूं ही अजब गजब नहीं कहा जाता है। वहां लोगों ने रेल ट्रैक को ही हाईवे बना डाला। लोगों ने अपनी जान जोखिम में डालकर रेलवे ट्रैक पर बाइक दौड़ा दी। मामला श्योपुर का है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया। इस वीडियो में एक के बाद एक बाइक रेलवे ट्रैक पर से गुजरती दिखाई दी। ये घटना शुक्रवार की है जब बिजली की समस्या से परेशान आदिवासी समुदाय के लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की वजह से श्योपुर माधोपुर हाईवे पर जाम लग गया। जाम से परेशान एक युवक ने अपनी बाइक नैरोगेज पटरी से निकाल दी। फिर क्या था, उस युवक को देख जाम में फंसे 200 से ज्यादा लोग अपनी अपनी बाइक के साथ रेलवे ट्रैक पर उतर गए और अपनी जान की परवाह किए बगैर ट्रैक को पार करने लगे। हालांकि ये ट्रैक 7 साल पहले ही बंद हो चुका है, लेकिन जिस नैरोगेज ब्रिज से लोग अपनी बाइक निकाल रहे थे उसके ठीक नीचे चंबल नहर है। अगर थोड़ी भी चूक होती तो बाइक समेत लोग कई फीट नीचे गिरते जिससे उनकी जान भी जा सकती थी। वीडियो सामने आने के बाद लोगों ने प्रशासन पर भी सवाल उठाया। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में नींद न आना एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है और इसी नींद का स्मार्ट इलाज जापान ने ढूंढ निकाला है। जापान की 2 क्रिएटिव कंपनी ने मिलकर स्मार्ट पफर जैकेट का निर्माण किया है। इस जैकेट में संगीत की धुन और विशेष लाइट्स होती हैं जो नींद लाने में मदद करती हैं। जैकेट में एक स्मार्ट रिंग भी लगी हुई है जो हार्ट रेट और तापमान कंट्रोल करने में भी मदद करती है, जिससे अलग अलग प्रकार की विशेष रोशनी और साउंड इफेक्ट जनरेट होते हैं। खासतौर पर जैकेट में लगी हुई लाल रोशनी नींद लाने में मददगार होती है। इस जैकेट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे सामान्य दिनचर्या में आसानी से पहना जा सकता है। इस जैकेट को बनाने में कोडेंशी फाइबर का इस्तेमाल किया गया है। कोडेंशी फाइबर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये काफी हल्का होता है और काफी गर्म भी होता है। इस जैकेट को कनाडा के ओसाका में प्रदर्शित किया जाएगा। वहां विजिटर इस स्मार्ट जैकेट को पहनकर नींद का अनुभव कर सकेंगे। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की, जहां उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब वहां पर ट्रांसफार्मर बनाने वाली एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। फैक्ट्री में आग कैसे लगी इसका पता फिलहाल नहीं चल पाया है, लेकिन ये आग तेजी से फैली और कुछ ही देर में विकराल रूप धारण कर लिया, जिसके बाद फैक्ट्री में आग की ऊंची ऊंची लपटें निकलती दिखाई दी। ये आग ट्रांसफार्मर में इस्तेमाल होने वाले तेल के गोदाम से शुरू हुई और देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री आग की चपेट में आ गई, जिसके बाद आसपास के घरों में भी आग के फैलने का खतरा मंडराने लगा। बताया गया कि इसके बाद लोगों ने एहतियातन अपने अपने घरों से सिलेंडर निकालकर दूर कर दिया। आग लगने की जानकारी मिलते ही दमकल विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और आग बुझाने के काम में जुट गए और काफी कोशिश के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। झारखंड के साहिबगंज में हूल दिवस पर होने वाले कार्यक्रम को लेकर जमकर बवाल हो गया। वीर शहीद सिदो कान्हू के वंशज मुर्मू ने करीब 2000 आदिवासी समर्थकों के साथ भोगनाडीह स्थित शहीद स्थल पर सरकारी कार्यक्रम का विरोध किया और प्रदर्शन किया, जिससे वहां हालात बिगड़ गए। आदिवासी समाज के लोग तीर, धनुष, कुल्हाड़ी समेत पारंपरिक हथियार लेकर वहां पहुंच गए और हंगामा शुरू कर दिया। सुरक्षा कर्मियों ने लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। इस दौरान प्रदर्शनकारी और सुरक्षा कर्मियों के बीच झड़प हो गई।
भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। इसके बाद भी जब लोग वहां से नहीं हटे तो सुरक्षा कर्मियों ने आंसू गैस के गोले दागे। दरअसल सिदो कान्हू के वंशज मुर्मू ने प्रशासन से हुल दिवस पर कार्यक्रम करने की अनुमति मांगी थी। इजाजत नहीं मिलने से लोग नाराज हो गए और प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इस झड़प में कई लोग घायल हो गए, जिनमें कुछ सुरक्षाकर्मी भी शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के इटावा में कथावाचकों के साथ बदसलूकी और पिटाई का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस विवाद में अब कथावाचक से बदसलूकी की घटना का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव ने जो कहा, उस पर बवाल हो गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने सीधे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री पर निशाना साधा। कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री। क्या कथा बाजने की पता कितनी कीमत होगी उनकी। अखिलेश यादव के वार पर बीजेपी ने भी पलटवार में देर नहीं की। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने अखिलेश के बयान पर सवाल उठाए। जो अपने दौरे हुकूमत में मौलवियों को लाखों एकड़ जमीन, हजारों करोड़ की लुटा के उस पे कानूनी हक दे देना चाहते हैं और उस पे कानूनी ठप्पा लगा देना चाहते हैं, वह दान दक्षिणा के ऊपर भी सवाल उठाना चाहते हैं। वार पलटवार के इस नए दौर के बाद ये विवाद और बढ़ता दिख रहा है। बिहार में कुछ महीने बाद विधानसभा का चुनाव होना है और एक बार फिर मामला धार्मिक ध्रुवीकरण की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। आज बीजेपी ने आरजेडी के समाजवाद को नमाजवाद से जोड़ दिया। दरअसल पटना की रैली में तेजस्वी यादव ने कहा था कि अगर उनकी सरकार बनी तो वक्फ संशोधन कानून को कूड़ेदान में फेंक देंगे। गरीब आवाम की सरकार बनेगी तो इस कानून को बिहार राज्य जो है कूड़े के दान में फेंकने का काम करेगा। तेजस्वी के इसी बयान पर बीजेपी ने नमाजवादी वाला हमला कर दिया। राजद और सपा का समाजवाद कतई समाजवाद नहीं कहा जा सकता, जिसे आजकल सोशल मीडिया में इस प्रकार का एक वर्ड यूज होता है कि नमाजवाद कहा जाए तो अतिशयोक्ति न होगी। बीजेपी कह रही है कि विपक्षी दल मुल्ला मौलवियों के आगे नतमस्तक हो गए हैं, तो विरोधी कह रहे हैं कि बीजेपी को हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ और आता ही नहीं। और इसी के साथ ये थी आज की एबीपी रिपोर्ट। कल भी जारी रहेगी खबरों की खोज। तब तक के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।